गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इजी फिजिक्स और हमारी कैरियर पॉइंट कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि हमने आपको अनाउंसमेंट दिया था कि CU CET DU JMI जैसे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगते हैं उन पे हम रेगुलर वीडियो सीरीज चालू करेंगे। तो ये जो क्रम है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अपने जो BSc होता है, BSc की जो 9 बुक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और सॉलिड, न्यूक्लियर, ऐसे वेव ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऐसे करके जो 9 बुक्स है उसके जो सेलेक्टिव टॉपिक है हम उन ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। मतलब कि देखो, मेन काम आपको करना है कि थ्योरी आप कमांड बनाओ अपने हिसाब से, थ्योरी आप पढ़ो, हम जो टॉपिक कवर करेंगे उस पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा और उसका जो कंसेप्ट होगा उस पर मेन अपना मोटो रहेगा। उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में पेपर में जो प्रॉब्लम आई हुई होती है उन पर हम डिस्कशन करेंगे। और देखो, अगर आपको बहुत डिटेल नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताना, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लेस टाइम बचा है, इसलिए लेस टाइम में ज़्यादा डिटेल में ना जाके हुए आप केवल वो कमांड, वो चीज़ें सीखिए जिनसे आपकी क्वेश्चन हो जाए और एक बार आपको रिजल्ट मिल जाए। रिजल्ट मिलने के बाद आप लोग जितनी डिटेल से पढ़ना हो पढ़ सकते हो। फिलहाल जितना टाइम बचा है उसको देखते हुए उस हिसाब से क्वेश्चन की हमें कमांड बनानी सीखनी है और बहुत कम समय में क्वेश्चन करने सीखनी है, जो कि अपना सबसे ज़रूरी मुद्दा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो जैसा कि बताया था कि पहले डिस्कशन होगा मॉडर्न फिजिक्स पर। मॉडर्न फिजिक्स में जितनी ब्रांच है हम उसमें सबसे पहले उठा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। देखो, इसके हम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और फॉर्मूले सीख गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और मैं आपको 5-6 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा और 5-6 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए PDF में दे देंगे। तो आप ट्राई करना। और भी ज़्यादा क्वेश्चन की डिमांड हो आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, हम आपको और क्वेश्चन दे देंगे। तो देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे पहले हमने 12th में पढ़ी थी, नाभिकीय विखंडन वगैरह उसके अंदर। तो देखो, इसमें जो आपको बेसिक नॉलेज तो सबको होता है कि A क्या होता है, Z क्या होता है, A एटॉमिक मास और Z न्यूक्लियर चार्ज, और हिंदी में गए तो परमाणु भार और ये परमाणु क्रमांक। तो देखो, एक चीज़ नोट करने की होती है, जो टर्म लिखते हैं MA ऑफ Z, यहाँ पर केवल न्यूक्लियाई की बात हो रही है। न्यूक्लियाई मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की। जब न्यूक्लियाई की बात करते हैं तब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करते। जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर इसके अंदर आ जाता है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब जाके पूरा एक कंप्लीट एटम बनता है। तो फिलहाल हम न्यूक्लियाई की बात करें तो हम बहुत ही ऐसी कम जगह होगी जहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवाता हूँ। देखो, जो न्यूक्लियाई के जो क्वेश्चन होते हैं या फिर जो न्यूक्लियाई का जो टॉपिक है उसके अंदर मेन पढ़ने के लिए आपके पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, रिलीज एनर्जी और अनस्टेबल और स्टेबल न्यूक्लियाई और डीके विड्थ और अपने वो जो होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई R=R0A⁻⅓। ऐसे कुछ 5-7 टॉपिक्स है। आप पहले टॉपिक को पढ़िए। अब जैसे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, रिलीज एनर्जी क्या होती है, मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। आप बुक में से अच्छे से, अगर आपको डिटेल से पढ़ना तो डिटेल से पढ़िए और आपको ऐसे कंसेप्चुअल समझना है वो आपके ऊपर चॉइस है। तो देखो, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी, अब एक न्यूक्लियाई है, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको जोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वही बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। और उसमें से जो रिलीज एनर्जी होती है, जो हीट निकलती है या फिर जो एनर्जी निकलती है, वो रिलीज एनर्जी हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसे कि एक न्यूक्लियाई है A, वो टूट रहा है किसी B और C में और साथ में कुछ एनर्जी निकल रही है। ऐसे जैसे कोई रिएक्शन दे दे या कोई डीके प्रोसेस दे दे, विघटन। तो पूछते हैं इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है, इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रिलीज एनर्जी, व्हाट इज रिलीज्ड एनर्जी, निकलने वाली ऊर्जा ज्ञात करो, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ B और काइनेटिक एनर्जी ऑफ C, मतलब इसकी या इसकी
गतिज ऊर्जा पूछ सकता है, रिलीज एनर्जी पूछ सकता है। तो देखो ये तो देखो रेस्ट में होता है हमेशा, जब डीके होता है किसी पार्टिकल का तो रेस्ट में जो डीके होता है तो देखो इसके पास जो टोटल एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी है, और ये दोनों डीके के बाद निकल जाते हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और रेस्ट मास एनर्जी कम होती है। मतलब ये लाइटर पार्टिकल होते हैं और ये हेवियर पार्टिकल होता है, और ये अपनी जो रिलीज एनर्जी होती है, देखो ज़्यादा कुछ नहीं है रिलीज एनर्जी। एक मिनट चलेगा अभी हमें। जो रिलीज एनर्जी होती है वो निकालने का बिल्कुल आसान तरीका बता देता हूं मैं आपको। देखो जो ये फादर और ये अपने दोनों क्या है डॉटर, तो इसका मास दिया हुआ होता है, इसका मास दिया हुआ होता है, इसका मास भी दिया हुआ होता है, बोले तो रेस्ट मास। तो रिलीज एनर्जी निकालने के लिए आपके पास आसान मेथड है, मास ऑफ ए माइनस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी और इनटू सी स्क्वायर। ये आपके आसानी से क्या आ जाएगी रिलीज एनर्जी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला आप सबसे पहले ध्यान में रखना। मैं तो बेसिकली कहूँ तो मैं डेल्टा अम्र सी स्क्वायर, जिसको बेसिकली आप बाइंडिंग एनर्जी बोलते हो, बंधन ऊर्जा या हम फिलहाल निर्मुक्त ऊर्जा निकाल रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा अम सी स्क्वायर का ही पैटर्न है, फादर माइनस डॉटर। आपको ये जो घटाने जोड़ने का काम ऐसे करना है कि कोई चीज़ नेगेटिव ना हो, बस इतना ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अब देखो जैसे कोई ए पार्टिकल है टूट रहा है कोई बी और सी में, इस टॉपिक के बाद हम अल्फा बीटा गामा डीके पर डिस्कशन करेंगे, और देन हम जो अपना वो रेडियो एक्टिविटी है उस पर डिस्कशन करेंगे। इतने टॉपिक्स आते हैं जो अपने CU CET में मैंने पुराने पेपर के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक पार्टिकल है ए और बी और सी में टूट रहा है, तो देखो वो जो पूछने वाला होता है इसकी टोटल एनर्जी पूछ सकता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, इसका मोमेंटम पूछ सकता है। सेम प्रोसेस इसके साथ भी हो सकती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मोमेंटम और इसकी टोटल एनर्जी कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो ये अपन एनर्जी कंजर्वेशन की थ्योरम लगा के इसको मतलब कि पूरा एक डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। हम जैसे कि हमें कोई कह दे बी पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालो, बी पार्टिकल की टोटल एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मास ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मास ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मास ऑफ सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मास ऑफ ए और इनटू सी स्क्वायर। इसी प्रकार अगर तुम्हें कहे सी का टोटल एनर्जी निकालो तो आपको क्या करना है, बस इनको इंटरचेंज करना है, मास ऑफ ए का स्क्वायर मास ऑफ सी का स्क्वायर माइनस मास ऑफ बी का स्क्वायर। मतलब जिसका पूछे उनको तो जोड़ देना और जिसका नहीं पूछे वो क्या करना है अपने को घटाना है। तो इससे टोटल एनर्जी निकल जाती है। अब देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है अपने पास काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। और एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला और पता है आप लोगों को, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। अब देखो वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, मोमेंटम पूछ रहा है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो हम देखो ये वाला यहाँ से टोटल एनर्जी निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ से इसको घटा के उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो ये दो फॉर्मूले आपको साथ साथ में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो टोटल एनर्जी पूछे, क्या है कि वो मोमेंटम भी पूछ सकता है और वो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है। तो ठीक है, आप ये सब वैसे फॉर्मूले आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, हम थोड़ा स्पीड से काम करते हैं। अब मैं आपको 2-3 प्रॉब्लम करवाता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 हीलियम 4 और प्लस रिलीज एनर्जी, और अगला पूछे क्वेश्चन में कि रिलीज एनर्जी निकालो, क्यू की वैल्यू निकालो। तो देखो इसका मास दिया हुआ होगा, इसका मास भी दिया होगा और इसका भी रेस्ट मास दिया होगा। ये टोटल है, टोटल में से इसको घटा देना और आपको एनर्जी रिलीज एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अब जैसे कई बार ये और पूछते हैं कि इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। मैं आपको एक बार का मेथड बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे निकलेगी, तो अभी जो फॉर्मूला था टोटल एनर्जी, देखो क्या मास ऑफ ये यूरेनियम का स्क्वायर प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, घटाना क्या है मास ऑफ ये जो 90 पे जो भी होगा इसका स्क्वायर और इनटू
C² और बट्टे में 2 मास ऑफ 92। ये कैलकुलेशन करनी है आपको, जो भी वैल्यू है, ठीक है। तो देखो अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बता दो। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी अम नोड C²। टोटल एनर्जी जितनी भी आई, मतलब जैसे कि एक बार के लिए मिसाल के तौर पर 50 आई, 50 काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। निकाल किसके रहे हो? ये अल्फा पार्टिकल की। तो अल्फा पार्टिकल का रेस्ट मास जो क्वेश्चन में दिया होगा ना, वो लिख देंगे यहाँ पर, वो वैल्यू यहाँ घटा देंगे, तो अपने को उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। देखो ये तो है आपको एक सिंपल सा मेथड। जैसे जैसे आपकी इसमें मैच्योरिटी आएगी, मैं आपको इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे कैसे निकालते हैं। अब जैसे कोई एक पार्टिकल 2-3 पार्टिकल में टूटे, थोड़ा उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे कोई एक पार्टिकल है x और वो टूट रहा है, कोई x डैश और कोई इलेक्ट्रॉन और कोई न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो जो भी है। तो देखो इसमें सबसे पहले आप Q वैल्यू निकालो, वो फायदा देती है आपको। Q वैल्यू क्या होती है? इसका मास माइनस इनका मास, और न्यूट्रिनो लगभग मास लेस होता है तो उसका 0 दे देगा। वैसे क्वेश्चन में इसका सबका मास दिया होता है, आपको इसमें से इसका घटाना है, तो Q वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कुछ भी आ जाएगी। जैसे Q वैल्यू एक बार के लिए हम मान लेते हैं अपने पास आ गई कुछ P, चलो कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 20 आ गई, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब कोई आपको कहे कि काइनेटिक एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन की, या फिर काइनेटिक एनर्जी, मतलब जैसे काइनेटिक एनर्जी पूछे इसमें किसी की भी, है ना, तो देखो उसके लिए आप एक सीधा मेथड यूज कर लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोई पार्टिकल पूछे ना, है ना, तो वो है Q वैल्यू A-4/A। ये इजी मेथड है आपके लिए। A यहाँ पर जो ये जो मटेरियल दिया होगा, जैसे 92 यूरेनियम 234, तो A की वैल्यू हो जाएगी ये। बस ये इजी मेथड है काइनेटिक एनर्जी निकालने का, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। आपको वो लेंथी मेथड बताया था, उसमें से भी कर सकते हो। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता दिया, इसमें से भी आप कर सकते हो, ये बेटर रहेगा। तो आप ना सबसे पहले कोई क्वेश्चन दे, Q वैल्यू निकाल के रख लो, आपके काम में आ सकती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि ये जो Q वैल्यू होती है ना, ये किसके बराबर होती है? ये इनकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के सम होता है। मतलब कि Q वैल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अपना x डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक मेथड है। अब देखो जैसे कि हमने ये इसकी जो ये यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं ना, वो लाइट पार्टिकल की निकालते हैं। ये बात भी ध्यान रखना, जो लाइटर पार्टिकल होता है उसकी, हेवियर की मत निकालना। यहाँ से लाइटर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की निकाल ली। अब पूछे इसकी पूछ ले तो क्या करना है? देखो ये Q वैल्यू का फॉर्मूला यूज करो। Q इक्वल टू क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ x डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या आप निकाल दो, यहाँ पुट कर दो। Q वैल्यू आप स्टार्ट में निकालते हो तो इसकी भी निकल जाएगी। 2 पैरामीटर आ गया, तो आपको एक ये चेन बन जाएगी, साइकिल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले Q वैल्यू निकालना सीखना है, उसके बाद आपको एनर्जी निकालनी सीखनी है। एक पार्टिकल जब 2 में टूटता है तो उसको कैसे डील करते हैं, पीछे वाला मेथड था। अब काइनेटिक एनर्जी हल्के पार्टिकल की निकालने का सीधा डायरेक्ट मेथड है। और हेवियर पार्टिकल की पूछे, जैसे कि ये ब्रांड में यूरेनियम 234 है, 35 है, इसका बीटा डीके अल्फा डीके होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकलता है, तो ये बड़ा हेवी पार्टिकल होता है। तो ये तो लगभग रेस्ट में रहता है, ये मूविंग में रहता है, तो आप इसकी काइनेटिक एनर्जी तो इससे निकाल सकते हो। अब बच गया इसका पूछ ले, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। Q वैल्यू क्या होता है? एक ऑप्शन और है, Q वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो अपने निकलते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। तो इससे भी आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। अब देखो एक हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, और थोड़ा सा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। 3 टाइप के डीके होते हैं। अल्फा डीके, यहाँ से क्वेश्चन आता है, गड़बड़ मत करना। और बीटा डीके 2 प्रकार के होते हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। ये देखो 12th में भी दिए हुए हैं, आप थ्योरी वहां से पढ़ सकते हो। हम सिंपल देख लेते हैं कि अल्फा डीके क्या होता है। अल्फा डीके मतलब किसी न्यूक्लियाई में से 2 हीलियम-4 निकलना, किसी न्यूक्लियाई में से। जैसे आपके पास कोई न्यूक्लियाई है, मास A और Z है, उसका अल्फा डीके हो रहा है, मिसाल के तौर पर अल्फा डीके हो रहा है। तो देखो जब ये कोई न्यूक्लियाई है, जैसे कि 92 यूरेनियम 234, अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, मतलब इसमें से 2 यहाँ से कम हो जाएंगे और 4 यहाँ। अल्फा पार्टिकल कहते हैं 2 हीलियम-4 को। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मास कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन रूल लगाना है। जितना इधर हो उतना का उतना इधर होना बहुत जरूरी है। तो MAZ है, ये टूटेगा किस में? M
A माइनस तो 4 हो जाएगा और Z माइनस 2 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2 हीलियम 4। और कई बार एनर्जी की टर्म लिखी हुई आती है और कई बार नहीं भी आती। तो अल्फा डीके समझ में आ गया। एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे कि अपने पास हम ले लेते हैं यही ले लेते हैं 92 यूरेनियम 234। कोई कहे इसका अल्फा डीके कर लो या अल्फा डीके हो रहा है, तो आपको क्या समझना है कि यहाँ से 2 कम हो गए 90। अब 90 पे जो बेरी एटम होगा उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 234 प्लस 2 हीलियम 4। देखो ये 92 ये 92 234 और 234 प्लस कुछ एनर्जी निकले तो एनर्जी, और कोई एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो जो भी दे वो टर्म आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आपको दिया हुआ होगा। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकते हैं कि 4 रिएक्शन दी हुई हो, पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द अकॉर्डिंग टू अल्फा डीके अकॉर्डिंग टू बीटा डीके, अभी जिस पर डिस्कशन करेंगे। आपको बात समझ आ गई। अल्फा डीके में आपको ये फैक्टर देखना है 2 हीलियम 4, और चार्ज कंजर्वेशन रखना है नीचे वाला पैरामीटर और ऊपर से ऊपर वाला, ये सब बराबर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बीटा पॉजिटिव डीके की। जो बीटा पॉजिटिव डीके होता है उसके अंदर देखो हमेशा पॉजिट्रॉन आता है, और जो बीटा नेगेटिव डीके होता है उसमें हमेशा क्या आता है इलेक्ट्रॉन आता है। मतलब कि जैसे MAZ है, इसका जब डीके होगा तो बीटा पॉजिटिव में Z एक कम हो जाएगा, मतलब MAZ -1। अब देखो Z -1 हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी पॉजिट्रॉन की, और प्लस वही एनर्जी का लफड़ा। मतलब सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे कि एक बार मैंने 6 कार्बन 12 लिखा मिसाल के तौर पर, और कोई कहे इसका बीटा पॉजिटिव डीके हो रहा है, तो देखो बीटा पॉजिटिव में Z एक कम हो जाता है, मतलब कि कितना हो जाएगा 5 और 6 कार्बन कितना हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 बोरोन 12 प्लस। अब देखो यहाँ से एक कम हो गया ना, तो हमें क्या मिलेगा पॉजिट्रॉन मिलेगा, ताकि 5 और 1 6 12 और 0, मतलब कि बीटा पॉजिटिव डीके में केवल Z चेंज होता है, वो भी कितना होता है एक कम होता है। तो बीटा नेगेटिव डीके में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। बीटा नेगेटिव डीके में क्या हो जाएगा AZ बीटा नेगेटिव डीके में क्या हो जाएगा AZ MA और Z+1 हो जाएगा। मतलब यही रिएक्शन से एक बार हम समझ लेते हैं 6 कार्बन 12, इसका बीटा नेगेटिव डीके हो रहा है, तो इस बार 6 की जगह क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, 7 और 7 पे नाइट्रोजन और 12। एक बार के लिए मैं ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई मतलब एक्यूरेट एग्जांपल नहीं है। और प्लस अब देखो Z यहाँ +1 हो रहा है, तो हमें यहाँ बढ़ गया एक कम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जो एनर्जी की टर्म होती है वो। तो अल्फा डीके आपको समझ में आया, बीटा पॉजिटिव डीके और बीटा नेगेटिव डीके भी समझ में आया होगा। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम वो पढ़ेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वाला, मतलब कि रेडियो एक्टिविटी। एक पार्टिकल है, इतने टाइम बाद इतना हो गया, या फिर इतने उसके परमाणु अणु टूट गए इतने समय बाद, ऐसे करके जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे। 18 में आसान क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि एक अनरेडियो एक्टिव, मतलब कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसका डीके हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 230 थोरियम 90 से, और कहाँ खत्म हो रहा है 208 लेड और 82 पर, यहाँ से यहाँ। तो पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो इसमें से कुल कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अपने पास, 24 और 82 और 68 और 64। तो देखो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। अल्फा पार्टिकल कितने निकलेंगे और बीटा, देखो यहाँ 90 से 82 आ रहा है, घट रहा है ना, Z की वैल्यू घट रही है, तो बीटा पॉजिटिव डीके ही है, ठीक है ना, बीटा पॉजिटिव डीके। अल्फा पार्टिकल क्या होता है 2 हीलियम 4। देखो यहाँ टोटल मास का गैप कितना है 32, 232 और 208। डेल्टा आम कितना आ रहा है 232 और 208, कितना होगा 24 का गैप आ रहा है। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे ना, 6 चौके 24, मतलब कि टोटल कितने अल्फा पार्टिकल कहेंगे हम 6, तो कितने हो गए अल्फा पार्टिकल। अब देखो यहाँ पर कितना चेंज आ रहा है 8 का, यहाँ पर कितना आ रहा है 8 का, मतलब डेल्टा Z कितना आ रहा है 8 आ रहा है। लेकिन देखो 6 अल्फा पार्टिकल है ना,
तो कितना हो गया, 12 हो गया। वैसे 12 मतलब कि 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4, 2 हीलियम 4, तो टोटल ऊपर तो बैलेंस हो गया, लेकिन नीचे चार्ज कितना आ रहा है, 12, और हमें कितना चाहिए, 8। 4 कम करना पड़ेगा ना, तो 4 कम किसके जरिए से होंगे, बीटा पॉजिटिव डीके से। तो बीटा पॉजिटिव डीके कितनी बार होगा, 4 बार। तो टोटल आंसर क्या हो गया, 6 बार तो अल्फा डीके हो जाएगा और 4 बार बीटा पॉजिटिव डीके हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। बस ये देख लेना कि मतलब जैसे 6 बार का मैंने आइडिया लगाया, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे ये 12 हो गया, 12 हो गया तो मुझे तो 8 चाहिए। 8 के लिए मैं 4 बार क्या कर दूंगा, इसका बीटा पॉजिटिव डीके, और बीटा पॉजिटिव डीके में वो रेट कम ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तो आसान है, ए की पावर ए स्क्वायर, ए की पावर 2/3 और ए की पावर 1/3। सबको फॉर्मूला पता है, R इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3, और ये फर्मी मीटर के अंदर होता है। मतलब ये जो आर नोट की वैल्यू होती है ना, ये होती है 1.2 फर्मी अप्रोक्सीमेट, इतनी यूज करते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यूक्लियाई की जो रेडियस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ए पर। अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो करते हैं हम। ये फॉर्मूला देखो, एक क्वेश्चन दिया गया, 2 स्फेरिकल न्यूक्लियाई है और उनका मास नंबर मतलब ए की वैल्यू दे रखा है कितनी, 216 और 64, एंड रेडियस दोनों की कितनी है, R1 एंड R2। तो अगला कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 अपॉन R2। तो देखो R1 क्या हो जाएगा, R नोड A1 की पावर 1/3, और R2 क्या हो जाएगा, यहीं भाग लगा दो, R नोड A2 की पावर 1/3, कैंसल, A1 अपॉन A2 की पावर 1/3। A1 की वैल्यू कितनी ले लो, 216, और A2 की 64। ये किसका क्यूब है आपको पता है, और ये किसका क्यूब है आपको पता है, ये कितने का हो जाएगा, ये जिसका भी हो जाए आप मतलब कैलकुलेशन कर लेना। ये तो 4 की किसकी क्यूब हो गई, 4 की क्यूब हो गई ना, 4 का स्क्वायर, और ये भी कोई 6-7 का होगा, 6 का ही होगा। तो ओवरऑल आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो इजी क्वेश्चन आते हैं, और जो इजी क्वेश्चन है कुछ उसकी मैं आपको वो मतलब एज ए होमवर्क दे दूंगा। अब हम जो अपना लास्ट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा डिटेल के अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे, उसके सीधे फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन कर लेते हैं कि होता क्या है जब कोई अनस्टेबल, जो देखो हर न्यूक्लियाई हर सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ता है कि मैं कैसे न कैसे करके अपने से पार्टिकल निकाल के स्टेबल हो जाऊं। तो यहाँ पर भी यही न्यूक्लियाई वगैरह क्या करते हैं, अपने में से अल्फा पार्टिकल। हम अब रेडियो एक्टिविटी पे बात करते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है कि कोई अनस्टेबल जो अपना नाभिक होता है स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, मतलब अपना डीके करता है, मतलब अपने में से डीके किसका होता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है डीके में, बीटा पार्टिकल निकलता है, गामा पार्टिकल निकलता है। बस वो ये सब पार्टिकल इमिट करके खुद को क्या कर लेता है, स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो आपने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा है ये फॉर्मूले, n इक्वल टू m नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, m इक्वल टू m नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, और जो ये लेमडा होता है क्षय नियतांक डीके कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है ln2 डिवाइडेड बाय t हाफ। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कितने पार्टिकल स्टार्ट में थे और किसी समय बाद कितने हो गए, कितना मास था किसी समय बाद कितना हो गया। देखो एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, इससे आपको समझ आ जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव इज टी हाफ, कितना दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है 4 × 10⁸ ईयर। इफ देयर आर 10⁹ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन ए सैंपल टुडे, द नंबर ऑफ सच न्यूक्लियाई इन द सैंपल आफ्टर, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिटा दिया, इन सैंपल 4 × 10⁹ ईयर। टी हाफ कितना हो गया, टी हाफ अपने ऊपर 4 × 10⁸ ईयर। देखो वापस, इफ देयर आर 10⁻³ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल टुडे, द नंबर ऑफ सच न्यूक्लियाई इन द सैंपल बिफोर 10⁹ ईयर एगो। मतलब ये कह रहा है कि आज इतने पार्टिकल है तो इतने समय पहले कितने थे, इतने टाइम पहले, मतलब ये पीछे की बात पूछ रहा है। मतलब कि ये तो दिए हुए हैं, ये पूछने की कोशिश कर रहा है, मतलब हमें n नोड पूछ रहा है, स्टार्ट में कितने थे और n दिया हुआ कितना 10⁻³ बस छोटी सी कैलकुलेशन करनी है आपको। देखो n इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, n की वैल्यू 10⁻³ n नोड कैलकुलेट करना है, e की पावर माइनस लेमडा के लिए क्या रख देंगे
ln 2 t हाफ। t हाफ कितना दिया हुआ है, ये रहा 4 इंटू 10 टू द पावर 8, 4 इंटू 10 टू द पावर 8 और कितने समय में 10 टू द पावर 9, 4 इंटू 10 टू द पावर 9, 4 से 4 गया, 10 आगे ले लो तो ये 10 टू द पावर 3 एंड नोट, और e से लोग कैंसिल हो जाएगा, ठीक है आप कर लेना, मतलब e की पावर माइनस 10 ln 2 टू द पावर 10 हो जाएगा ना, एंड नोट, और कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 10, फिर इधर से इसको भेज के आराम से आप कर सकते हो। तो पहले इतने पार्टिकल थे और आज कितने हैं, इतने हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो आज ये वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो है, इसलिए आपको थोड़ा जोर भी आ सकता है, लेकिन ये देखो मैंने बिल्कुल वो टॉपिक चूज किए हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अदर देन जो भी टॉपिक है जैसे कि मास पैराबोला फॉर्मूला है और सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला है, वहां से सीयू के अंदर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसलिए मैंने उनको कंसीडर नहीं किया। अगर देखो टाइम का भी लिहाज रखना पड़ेगा, टाइम कम है और टॉपिक ज्यादा है, तो सेलेक्टिव पढ़ना ज्यादा जरूरी है। आपको बहुत ज्यादा बाइंडर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और उनको कवर करना है। और जो अपना अगला वीडियो होगा वो पॉसिबली क्वांटम मैकेनिक्स का रखेंगे, तो मैं आपको कहना चाहूंगा पहले कि क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स पढ़ो आप। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, देखो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे, हम ऑपरेटर पढ़ेंगे, हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ेंगे, पार्टिकल इन 1D बॉक्स पढ़ेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे और अपना हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे। तो आप जितना पहले प्रिपेयर रहोगे थोड़ा सा, तो मैं आपको ऊपर से थोड़ी थ्योरी बता के डायरेक्ट जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वो लिखवा के और सीधे क्वेश्चन करने आपको हैंडल करने सिखवा देंगे, ठीक है। तो आप ये पढ़ना, और जो प्रॉब्लम हो, वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अभी आपके लिए थोड़ी पीडीएफ बना के भी डालूंगा, उसमें और प्रॉब्लम रहेगी, जो आपसे ना हो वो कमेंट करके बताना, मैसेज कर देना, नंबर भी दे देंगे इस बार। धन्यवाद।